हेलो प्यारे व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑसम। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का, वो हम कवर करने जा रहे हैं। ओके, क्या है चैप्टर का नाम? देखो, जो चैप्टर का नाम है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होंगी इसमें, और ये छोटा सा चैप्टर ही होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग से हमने जितने भी चैप्टर कवर करे हैं अभी तक, सारी ये जो चीज़ है वो कई बार उसमें हमने चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं, है ना। तो हम बस इस चैप्टर की जो मेन चीज़ें हैं सिर्फ वो डिस्कस करेंगे, बाकी बस। ओके, क्या है हमारा संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया तथा महत्वपूर्ण संशोधन। अब हमें क्या, एक वो प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड मेजर अमेंडमेंट्स, ये हमें देखना है कि भाई प्रोसेस क्या है। कोई भी अमेंडमेंट जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस तरीके से होता है। ओके, मतलब जैसे संशोधन जो होते हैं, अब चलो ठीक है, अभी जो संशोधन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और क्यों होते हैं वो हम इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ओके, अगर हम अब वैसे अगर सिंपली बात करें कि भाई अमेंड कैसे होता है, कोई भी जो संशोधन है वो कैसे होता है। देखो अभी कोई भी, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो संविधान है, अगर हमें संविधान में किसी तरीके का कोई परिवर्तन करना है, मतलब कोई कानून ऐसा है जो यूज़ का नहीं है उसे निकालना है, या कोई नए कानून है वो उनको ऐड ऑन करना है, कोई पहले से ही कानून है उसमें कुछ क्या करना है, उसमें कुछ सुधार करना है, या कुछ नई चीज़ें उसमें लानी है, उसी मतलब पहले का जो कानून है उस कानून में, तो हम क्या करते हैं, संशोधन करना होता है। हाँ, उसी चीज़ को, कि भाई इसी प्रक्रिया को, भाई कोई भी पुरानी जो चीज़ है, पुराने कानूनों को हटा देना या नए कानून ऐड ऑन करना, पहले से प्रेजेंट जो कानून है उनमें कुछ बदलाव करना, है ना, तो वो कहलाता है संशोधन करना। अब ये पूरे संविधान की बात हो रही है, तो पूरे संविधान में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कानून हो सकते हैं वो, हाँ, किसी तरीके का भी कोई कानून हम उसमें शामिल कर सकते हैं संविधान में, या संविधान से निकाल सकते हैं जो काम का नहीं है आज के टाइम पे, या कोई पहले से प्रेजेंट है उसमें संशोधन करके हम चीज़ें, नई चीज़ें ऐड ऑन कर दें कि भाई ये कानून यहाँ तक तो ठीक है, अब इसमें ये चीज़ और हो जानी चाहिए, है ना। जैसे 10 चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक और चीज़ हो जाती तो ये और अच्छे से डिफ़ाइन हो जाता और अच्छे से चीज़ें होने लग जाती। तो वो 10वीं वाली जो चीज़ है, या वो 11th वाली जो चीज़ है, 11वीं चीज़ है, वो उसको भी शामिल कर देना। और वो किस प्रक्रिया से होता है, संवैधानिक संशोधन के जरिए वही संशोधन करते हैं, मतलब ऐड ऑन कर देते हैं, उसी को संशोधन बोलते हैं। ओके, समझ में आया। और ये होता कैसे है, संसद करती है। मतलब जो संशोधन का कार्य है वो कौन करता है, संसद करती है। संसद में कौन कौन आता है, अभी जो हमारा संसद वाला चैप्टर था, पार्लियामेंट का जो चैप्टर था, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। तो आप उनको भी देख सकते हैं, अगर पीछे जाके, अगर बहुत सारी, देखो ये पूरी बुक ही कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं सारे संविधान से रिलेटेड हैं, और सारे संविधान के बारे में हमें जानकारियाँ दे रहे हैं। ओके, तो संविधान जो संसद है, क्या जो संसद है, संसद में क्या क्या आता है, क्योंकि संसद संशोधन करती है। तो संसद में हमारी लोकसभा हो गई, है ना, राज्यसभा हो गई, प्रेसिडेंट हो गए, ये होते हैं। ओके, ये तो हो गए सेंट्रल लेवल के जो संशोधन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे स्टेट लेवल पर भी होते हैं। हाँ, राज्य की विधान परिषदें, विधानमंडल होते हैं, वो भी संशोधन प्रक्रिया में कभी कभी सहयोग कर रहे होते हैं, क्योंकि जो संवैधानिक संशोधन है वो, देखो 3 तरीके का संवैधानिक संशोधन होता है, ये भी पहले ही समझ लो। कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का। अब यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा ये, बट कोई बात नहीं। देखो 3 तरीके का होता है संवैधानिक संशोधन। एक जो होता है, एक संविधान, एक मिनट रुको, मैं एक कागज़ ली हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे अभी देखो, आपको समझ में आएगा अच्छे से चीज़ें। देखो 3 लेवल होते हैं। देखो हमारा जो संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 368 ये है, अनुच्छेद 368 है, उसके अनुसार संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका मेंशन करा हुआ है। भाई आर्टिकल इसमें जो ये है ना 368 है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं संशोधन से रिलेटेड, कि भाई किस तरीके से संशोधन होगा, कैसे होगा, हाँ, कौन कौन सी प्रक्रियाओं का यूज़ किया जाएगा, तो वो सब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो तीन तरीके के वो बनाए हुए हैं कि भाई 3 तरीके से क्या होगा, 3 तरीके से संशोधन कर सकते हैं संविधान में। फर्स्ट तरीका है
फर्स्ट में वो नहीं है, मतलब फर्स्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई हमें संशोधन करना है तो क्या करना है भाई, बिल पास करा उसे मतलब संसद ही सारा कर रही होती है। तो बिल पास करा संसद में, तो संसद क्या है, बहुमत से, कि भाई अगर मान लो कि 20 लोग हैं संसद में, तो 20 में से अगर 11 लोगों ने यस में दे दिया कि हाँ ये ठीक है, तो ये बिल पास हो जाएगा। ओके, मतलब एक भी ज़्यादा, हाफ में से एक भी ज़्यादा ने बोल दिया, मतलब बहुमत ज़्यादा, भले ही वो एक इंसान ही भले क्यों ना ज़्यादा हो, तो वो बिल है जो वो पास हो जाएगा, संशोधन के लिए तैयार है कि भैया हाँ अब उसमें हम संविधान में शामिल कर सकते हैं इसको। ओके, ये चीज़ हो गई। और सेकंड नंबर के जो संशोधन होते हैं, सेकंड क्या होता है, सेकंड में एक लिमिटेशन निश्चित करी गई है कि भाई अगर कुछ बिल, मतलब देखो ये जो सिंपल है ना, सिंपल के लिए भी कुछ क्या करे गए हैं, देखो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे काम है या कुछ ऐसे विषय हैं जो सिंपल में दिए हुए हैं कि भाई इनमें अगर आप लोगों को संशोधन करना है तो आप सिंपल से क्या करो, एक अगर बहुमत एक आदमी का भी मिलता है तो आप वो कानून को लागू कर सकते हो, है ना, संशोधन आपका लागू हो जाएगा। लेकिन सेकंड नंबर में इस तरीके के कुछ विषय दिए हुए हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, काम दिए हुए हैं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण विषय दिए हुए हैं कि भाई उनमें बोला गया है कि उनको आप सिर्फ सिंपल ये बहुमत से, मेजॉरिटी से आप नहीं पास कर सकते इनको। इसके लिए एक निश्चित करा गया है कि भाई टू थर्ड का सिस्टम, बहुमत ऐसा बहुमत होना चाहिए। कैसा बहुमत होना चाहिए, ऐसा। देखो अगर यहाँ पर क्या था, मान लिया कि भाई 3 है, 3 का तो खैर चलेगा नहीं। अच्छा, मतलब वैसे अगर एक ज़्यादा लोगों ने अगर बोल दिया, भले ही वो एक ही ज़्यादा क्यों ना हो, तो वो बिल पास हो गया। लेकिन इसमें क्या सेकंड वालों में बोला है कि भाई अगर आप टोटल 3 मेंबर हैं संसद में, क्या टोटल 3 मेंबर हैं, तो 3 में से 2 को तो क्या करना पड़ेगा, 2 को एग्री करना ही पड़ेगा कि भाई 2 को तो बोलना पड़ेगा हाँ भाई हम इस बिल पर सहमत हैं। चलो एक और एग्जांपल, जैसे अगर देखो इसमें तो सिंपल ही होता है कि भाई 20 हैं, टोटल मेंबर ही कितने हैं, टोटल मेंबर है 20, 20 में से हाफ को डिवाइड करा, 10 ये रहे और 10 ये रहे। अगर 9 ने बोला नहीं नहीं नहीं, अगर 11 ने भी बोल दिया कि हाँ, 11 ने इसके पक्ष में डाल दिया, तो ये बिल पास हो गया। मतलब सिर्फ क्या, एक ही ज़्यादा हो गया ना, हाफ से एक ज़्यादा ने यस में बोल दिया, तो ये जो हमारा कानून है वो पास हो गया। लेकिन इसमें क्या सिस्टम है कि भाई अब चलो हम टोटल मेंबर क्या ले लें, टोटल मेंबर हमने ले लिए 12। क्या कह बोला हमने कि भाई इसमें जो पूरा संसद है, पूरे संसद में 12 मेंबर है, तो 12 में से क्या टू थर्ड का सिस्टम निकालना पड़ेगा कि अगर हम 12 में से 8 लोगों को, क्या 12 में से 8 लोगों को यस में बोलना पड़ेगा, तभी वो बिल जाके पास होगा। टोटल मेंबर कितने हैं, 12, 12 में से 8 लोगों को यस में जवाब देना पड़ेगा। 4 चाहे नो भी कर रहे हैं तो कोई वो नहीं, लेकिन 12 लोगों को, मतलब 8 लोगों को यस में बोलना पड़ेगा, तभी वो बिल पास होगा। क्योंकि टू थर्ड तभी बन जाएगा ना अगर हम ये कर दें, अगर इसको हम ऐसे डिवाइड करें, किससे, 2 से अगर डिवाइड भी करें तो मतलब 4 से करें, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, तो निकल गया ना हमारा टू थर्ड, आ गया ना, टू थर्ड का आ गया ना, 3 में से 2 लोग यस। तो यहाँ पर वही सिस्टम है, मतलब संख्या, ये जो टोटल संख्या है वो कितनी भी हो सकती है, हाँ, तो और यस वाली जो संख्या है वो ऐसी होनी चाहिए, मतलब सेकंड वाली होनी चाहिए, टू थर्ड का रेशो बनाता हो वो। आया कुछ समझ में? नहीं आया तो दोबारा देख लो एक बार। अब चलो हम सिर्फ 12 को लेकर चल रहे हैं। टोटल मेंबर कितने हैं, 12 मेंबर हैं पूरे संसद में। ऐसा नहीं है कि असलियत में 12 मेंबर है, हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं समझने के लिए कि भाई किस तरीके का सिस्टम होना चाहिए। हमें कोई सिंपल सा सब्जेक्ट है, कोई सिंपल विषय है, उसमें संशोधन करना है। तो अगर 12 में से, मतलब अगर हम वैसे बहुमत की बात करें, 12 में से 7 लोग क्या कह रहे हैं, 12 में से 7 लोग भी क्या कह रहे हैं, यस में जवाब दे रहे हैं कि हाँ भाई ये हम सहमत हैं बिल को पास करने के लिए, तब वो बिल पास हो जाएगा, सिंपल वाला है जो, ठीक है। और इसमें ज़्यादा वो नहीं है, एकदम मैंडेटरी नहीं है कि नहीं भाई, मतलब उतना ही कोई, मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं करा गया कि इतना होना चाहिए,
इसमें सिर्फ बहुमत, चाहे एक इंसान का एक ज़्यादा हो जाए या मतलब ये जरूरी नहीं कि 7 ही हो जाए। यहाँ पे क्या वैसे भी हो सकते हैं, 9 कुछ भी हो सकता है, बस बहुमत में होना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ, तो ये इसमें 7 भी चलेगा। अब अगर यहीं पर हम थोड़ी उसकी बात करें, सेकंड नंबर वाले विलो की बात करें, संशोधन करने की बात करें, तो उसका जो है कि भाई इसका 2/3 इसका 2/3 निकालना पड़ेगा कि भाई अगर हम टोटल 3 मान रहे हैं तो 3 में से 2 मेंबर को यस बोलना ही पड़ेगा। तो ऐसे अगर हम टोटल 12 मान रहे हैं तो 12 में से 8 को तो एकदम बोलना ही पड़ेगा यस, तभी वो बिल पास हो सकता है, वरना नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 7 लोग यस में थे तो ये बिल पास हो गया, क्योंकि ये मेजॉरिटी मतलब हाफ का जरूरी नहीं, मतलब टोटल जितने भी है उसमें से एक इंसान ने भी, माने आधे लोग इसके पक्ष में, आधे लोग इसके विपक्ष में, और एक इंसान भी पक्ष में आ गया विपक्ष वाले से, तो ये बिल पास हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों को आना पड़ेगा, तब जाके ये बिल क्या होगा, पास हो सकता है। समझ रहे हो? तो इसमें 2/3 का सिस्टम अपनाया गया है कि भाई 2/3 का सिस्टम, कि 3 अगर मान रहे हैं तो 3 में से 2 लोग, 12 मान रहे हैं तो 12 में से 8 लोग। ऐसी अगर ये संख्या बढ़ जाएगी तो उसका वो वाला नंबर आ जाएगा जो उसके साथ, ये जो मेन संख्या है उसके साथ 2/3 का रेशियो बना रहा होगा। ओके, अब आए थर्ड नंबर वाले विलो की बात। थर्ड नंबर वाले में जो है, थर्ड वाले बहुत और भी ज़्यादा वो है कठिन, मतलब उनमें संशोधन करना और भी ज़्यादा कठिन है। कैसे? क्योंकि उनमें है ना, उनमें ये वाला ये 2/3 का सिस्टम तो चलता ही है, क्या 2/3 का सिस्टम चलेगा, और प्लस में क्या हो जाता है, राज्य है ना, राज्य जितने भी हमारे देश में स्टेट हैं, उन सबको भी वो होना होता है, राज्य भी प्लस हो जाते हैं। मतलब राज्य भी, जैसे अगर टोटल कितने राज्य हैं हमारे 28 हैं, तो 28 में से हाफ का जो है मतलब हाफ जितने स्टेट हैं, हाफ स्टेटों को क्या बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है, हम भी तैयार है, क्योंकि यहाँ पर बिल पास होगा, पहले संसद में पेश करा जाएगा, संसद में 2/3 का जब वो बिल मेजॉरिटी ले लेगा कि हाँ 2/3 मेंबर के जरिए पास कर दिया जाएगा, तो फिर वो बिल कहाँ जाएगा, राज्यों में जाएगा, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें जाएगा। तो राज्यों की टोटल राज्यों, सारे राज्यों में जाके विधानसभा, सारे राज्यों की विधानसभाओं में जाएगा। अगर सारे राज्यों की विधानसभाओं में जाने के बाद और आधे राज्य की विधानसभाओं ने यस बोल दिया, आधे राज्यों की विधानसभाएं उसको ना बोल रही हैं, लेकिन आधों का जो आधे लोग हैं, आधी विधानसभाएं हैं, उसका सपोर्ट चाहिए जरूर, क्योंकि अगर वह आधी पूरे देश की जितने भी राज्य हैं उनमें से आधे स्टेट बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम तैयार हैं इस बिल को पास करने के लिए, तभी वो बिल पास हो सकते हैं। तो इसमें थर्ड नंबर के जो अमेंडमेंट होते हैं उनमें स्टेट भी शामिल हो जाते हैं, उनकी विधानसभाएं भी शामिल हो जाती हैं। ओके, फर्स्ट सिंपल बहुमत से, थर्ड जो सेकंड नंबर के जो संशोधन होते हैं उसके लिए 2/3 का रेशियो जरूरी होता है। 2/3 का रेशियो बहुमत चाहिए होता है, और जो थर्ड नंबर के होते हैं 2/3 का भी चाहिए होता है, साथ में आधे राज्यों की भी, टोटल राज्यों में से अगर आधे राज्य भी इसको यस बोल रहे हैं तभी ये बिल पास हो सकता है। अगर आधे राज्य से कम, मान लो मतलब टोटल 28 है, 28 में से मान लो 12 बोल रहे हैं यस और बाकी के बोल रहे हैं नो, तो तब भी वो बिल नहीं पास होगा। समझ गए? तो बस ये मेन चीज़ है इसकी, और बाकी तो बस यही है। ये था पूरा प्रोसेस कि भाई किस तरीके से बिल पास होता है, यही है मेन चीज़। और आगे बस वो देखें कि भाई किस तरीके से कौन कौन से संशोधन हुए हैं, और 3 से 4 अमेंडमेंट ऐसे हैं जो बहुत ही मेन है, माने जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जब से बना है उसमें शामिल बहुत सारी चीज़ें करी गई, जैसे मेन ये 42 अमेंडमेंट बहुत मेन माना जाता है, 44 भी हम बहुत मेन माना जाता है। ओके, इनको भी हम चीज़ें देखेंगे, मतलब इनको डिटेल में देख लेंगे थोड़ा कि इनके अंदर है क्या। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, थोड़ी बहुत तो क्लियर हुई होंगी ना, दोबारा देखोगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, आप अगर ना समझ में आया हो अभी तो एक बार और इसको स्टार्टिंग से करके देख लेना, तो आपको आएगा ज़रूर, ध्यान से सुनोगे तो आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर हम अब बुक क्या देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये इंट्रोडक्शन है। देखो इंट्रोडक्शन में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं, क्या हम लिख सकते हैं इसमें, अगर ना भी देखें और अपनी तरफ से लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि भाई जब से हमारा संविधान कब से बना। देखो पहले तो ये डेट बता दो कि भैया हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, लागू कब हुआ।
वो बता दो। और कमेटी का थोड़ा सा बता दो कि भाई बहुत सारे लोग जो थे वो शामिल हुए, उन्होंने क्या करा, कैसे संविधान का निर्माण करा, अलग अलग देशों से क्या करा, अलग अलग देशों से चीज़ें ली और हमारे संविधान में शामिल करी और हमारे संविधान का निर्माण करा। और जब संविधान वो बना रहे थे तो जो संशोधन की प्रक्रिया है संविधान में, उसको उन्होंने उसको कैसे डिवाइड करा, उसको इस तरीके से रखा, मतलब 2 तरीके से डिवाइड करा है कि भाई उन्होंने बोला, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बोला कि जो संविधान है वो, हमारा जो संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों तरीके का है ना। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर देखा होगा तो उसमें बहुत अच्छे से चीज़ें हैं। तो जो हमारा संविधान है वो लचीला भी है, फ्लेक्सिबल भी है और रिगिड भी है, हाँ, साथ साथ में बहुत कठोर भी है। क्यों लचीला? इसलिए है कि भाई समय के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे समय आए, समय के अकॉर्डिंग जिन जिन कानूनों की जिस तरीके के, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, है ना, नई नई समस्याएं आती हैं, नई नई चीज़ें हो रही होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग नया कानून जल्दी से लाया जा सके, ना, नए कानूनों को संविधान में शामिल किया जा सके, तो इसलिए, और उसमें जो पुराने हैं उनमें जल्दी से परिवर्तन किया जा सके, तो इसलिए तो ये क्या है, इसलिए हमारा जो संविधान है वो बहुत लचीला बनाया गया है, बहुत लचीला है, क्योंकि इसमें हम जल्दी से परिवर्तन कर सकते हैं और क्या नए नए कानून भी शामिल कर सकते हैं। ओके, और ये यहीं पर दूसरी साइड ही ये क्या है, बहुत कठोर है। क्यों कठोर है? क्योंकि इसमें बहुत जल्दी से परिवर्तन नहीं किए जा सकते, मतलब इसमें कुछ ऐसे विषय हैं, ऐसे बोलेंगे कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें हम बहुत जल्दी से परिवर्तन नहीं कर सकते। कुछ ऐसे विषय हैं, जैसे अभी हमने देखा ना, अभी जब हम ये 3 तरीके के संशोधन का सिस्टम देख रहे थे, कुछ ऐसे विषय हैं जिनको हम सिंपली बहुमत से हम पास करके वो कर सकते हैं, वो हमारे लचीलापन का दिखाते हैं कि लचीलापन, और सेकंड वाले 2/3 का दिखाते हैं कि वो भी ज़्यादा ना तो लचीलापन में आता है ना कठोर में आता है। लेकिन अगर 3rd नंबर के हम उनकी बात करें, 3rd नंबर के अमेंडमेंट्स की बात करें, तो ये जो है ये हमारे कठोर में आ जाते हैं, रिगिड में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें संशोधन करना, उन विषयों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से हमारा संविधान क्या है, बहुत ही कठोर है। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारे संविधान का निर्माण करा। ओके, अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आप इंट्रोडक्शन में वही चीज़ें बस लिख सकते हैं जो आपने पढ़ चुके हैं, हाँ, बस अपनी तरफ से चीज़ों को लिख सकते हैं, और ये बाकी की डेफिनेशन वगैरह ऐसे दी हुई हैं। अभी देखो ये नेक्स्ट पेज पे ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ, वही चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस हम यहाँ पे ये 1-2 चीज़ें देख लेंगे, ताकि वो कि भाई ये प्रक्रिया है कि भाई किस तरीके से आर्टिकल ये 368 है जिसके अकॉर्डिंग हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और ये है सिंपल वाले कि भाई सिंपल बहुमत से, तो वो हम ये देख लेंगे कि भाई कौन कौन से, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना, हाँ, नए राज्यों का निर्माण मतलब पूरे देश में, मतलब जैसे बहुत सारे राज्य हैं ना, एक राज्य में से एक राज्य को 2 राज्यों में डिवाइड कर देना, है ना, तो इस तरीके से, या 2 राज्यों को आपस में शामिल एक ही बना देना, तो इस तरीके के जो विषय हैं वो सिंपल में आते हैं। वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन करना, वही कि भाई 2 राज्यों को एक साथ जोड़ देना। 3rd नंबर भारत की नागरिकता संबंधी विषय कि भाई नागरिकता को छोड़ना या भारत की नागरिकता लेना, ये भी इसमें आ जाते हैं, मतलब सिंपल वाले संशोधन वाले में आ जाते हैं ये विषय। राज्यों की विधानसभा की सिफारिश पर उस राज्य में विधान परिषद, जैसे बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद नहीं है। अगर कोई राज्य बोलता है कि हमारे स्टेट में विधान परिषद होनी चाहिए, तो वो संसद से या केंद्र सरकार से वो करते हैं, फिर संसद मिलकर उसमें शामिल कर देती है, मतलब उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर देती है। ओके, ये भी बहुत सिंपल में आ जाता है। फिर राष्ट्रभाषा संबंधी, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित, संसद राज्यों के वेतन, मतलब जो सांसद होते हैं उनके पैसे वैसे से संबंधित, कि भाई कितना पैसा होना चाहिए संसद के जो सदस्य हैं, किस तरीके की उनकी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट लाना है तो वो सिंपल ही होते हैं। समझो, देखो ये है अनुसूचित जाति जनजाति हो गया, राज्य मतलब संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की योग्यताओं से रिलेटेड कोई कानून लाना है या छोड़ना है, तो ये सारे विषय हैं जो सिंपल होते हैं, सिंपल संशोधन में आते हैं। अब यहीं पर अगर हम ये देखें, जो 2/3 मतलब 2/3 बहुमत वाला सिस्टम चलता है कि भाई कम से कम 2, वही देखा ना, 12 में से 8 लोगों को तो हाँ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उनमें जो विषय हैं उनमें ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो बहुत मेन है, जैसे ये दे रखा है ना, संविधान के भाग 3 और 4,
तो इसमें जो ये हमारे संविधान का भाग 3 और भाग 4 है ना, उसमें जितने भी विषय दिए हुए हैं, जौन से विषय दिए हुए हैं, उन विषयों पर जो संशोधन का कार्य है वो ये 2/3 सिस्टम से होता है। ओके, बस यही है। और मौलिक अधिकारों से संबंधित जो सिस्टम है वो भी 2/3 का सिस्टम अपनाया जाएगा उसमें। तो बस यही है, उसमें यही विषय हैं। 3rd और 4th में जो विषय दिए हुए हैं उन पर संशोधन अगर उन्हें करना है किसी तरीके का संसद को, तो उन्हें 2/3 का सिस्टम अपनाना पड़ेगा। 3rd नंबर के कुछ अनुच्छेद संविधान के वही 2/3 और राज्य की विधान सभाएं भी शामिल हो जाती हैं इसमें दिए हुए हैं विषय। जैसे आप इधर देखोगे तो इसमें कुछ वैसे अलग से बताए हुए हैं। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग, कि भी राष्ट्रपति किस तरीके से चुने जाएंगे, उनका चुनाव प्रक्रिया क्या होगी, क्या सिस्टम होगा उनको चुनने का, तो वो इसमें आता है। मतलब कि भाई कैसे होगा, कि भाई उनका जो चुनाव है, राज्य वही 2/3 सिस्टम भी लिया जाएगा, 2/3 के साथ साथ राज्य की जो वो है, राज्य की विधानसभाएं हैं वो भी शामिल होंगी इसमें। ठीक है। संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, कि अगर कार्यपालिका शक्तियों को बढ़ाना है, वे राज्य जो होते हैं, जैसे सरकार होती है, सरकार की अगर शक्तियों को बढ़ाना है या घटाना है, उससे रिलेटेड जो कानून है वो भी 3rd वाले, कि भाई राज्य भी शामिल होंगे उनमें अगर उनसे रिलेटेड कोई कानून लाना है या हटाना है। ठीक है। संघीय कार्यपालिका से संबंधित, संघीय मतलब केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार जो होती है ना, केंद्र सरकार, इसमें दे रखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों से रिलेटेड भी ला सकते हैं। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य के न्यायालयों से संबंधित कैसे, जो हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स की जो उनसे रिलेटेड कोई भी जो विषय होता है उस पर राज्य भी शामिल होते हैं। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, की भी संसद है, जो संसद में राज्य के जो लोग हैं, जो राज्यसभा में चुनकर जाते हैं, वो किस तरीके से वो होगा, उससे रिलेटेड कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ नियम कानून है, उनमें अगर उनसे रिलेटेड कोई कानून लाना है तो वो राज्य भी उसमें शामिल होंगे। 2/3 सिस्टम और राज्य का सिस्टम भी शामिल होगा। बस यही है। संविधान की 7वीं सूची, संविधान में संशोधन, इन सब विषयों में हमारे क्या राज्य भी शामिल होते हैं। 2/3 भी होता है। 2/3 मतलब संसद में 2/3 बहुमत भी प्राप्त करना होता है, और साथ साथ में राज्य की सभाओं में भी पास करना होता है। वो भी पूरे देश की आधे राज्यों में तो मतलब सहमत होनी चाहिए उसमें। ठीक है। अब बस यही इसका जो मेन चीज़ थी। अब आगे देखेंगे कि किस तरीके से संशोधन, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कि संशोधन प्रक्रिया की सामान्य विशेषताएं, कि भाई क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे संसद को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि संसद ही ज़्यादातर संशोधन करती है ना, तो इसलिए ये इसको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं संशोधन से रिलेटेड। अब ये 368 संशोधन का संसद को स्वीकार, मतलब क्योंकि जो आर्टिकल ये है 368 है, उसमें ही संशोधन से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ही संसद सारे जो संशोधन है वो करती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक, कोई भी संशोधन अगर हो रहा है, कोई भी कानून बन रहा है, वो तो हमने पहले भी देखी है ना चीज़ें, कितनी बार आई हैं कि भाई कोई भी कानून अगर बन रहा है तो राष्ट्रपति के पास जाता ही है स्वीकृति होने के लिए, मतलब उनके सिग्नेचर के लिए तो जाता ही है। फिर आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन, कि भाई आधे राज्य अगर कोई बहुत मेन जो कठोर विषय हैं, अगर उन पर कोई कानून बन रहा है तो उन पे तो फिर राज्य भी तो शामिल होते हैं ना, तो ये भी एक विशेषता है इसकी। संघात्मक व्यवस्था की सुदृढ़ता का ध्यान, संघात्मक मतलब संघ, जो राज्य केंद्र का सिस्टम होता है ना जहाँ पे, वो संघात्मक सिस्टम कहलाता है। तो उसमें संघात्मक व्यवस्था में जो संघ है, केंद्र सरकार है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है ना, मतलब संसद ज़्यादा शक्तिशाली है ना, तो इस तरीके से ये भी एक विशेषता है इसकी संशोधन प्रक्रिया की। सामान्य नम्यता और अनम्यता का मिक्सचर ऑफ पोलाइटनेस एंड इम्पोलाइटनेस, मतलब वही चीज़ कि भाई कुछ विषय ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, इनमें मतलब बहुत ज़्यादा कठोर नहीं बनाया गया, और कुछ ऐसे विषय हैं जो बहुत ही मतलब जो बहुत कठोर है, जिनमें थोड़ी सी पोलाइटनेस मतलब थोड़ा दयालुपना दिखाया गया है। हाँ, यही होता है ना पोलाइटनेस का, कि भाई जिनमें थोड़ा ढील दी गई है, तो वो कुछ ऐसे विषय भी हैं, और जिनमें कुछ बिल्कुल ढील नहीं है, ऐसे विषय भी हैं, तो वो ये भी एक विशेषता। जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है, मतलब जनता नहीं शामिल होती ना अमेंडमेंट प्रक्रिया में, जैसे स्विट्ज़रलैंड का एग्जाम्पल। और ये एक रियल बात भी है कि जो स्विट्ज़रलैंड है ना देश, उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है, अगर संविधान में कुछ कानून लाया जा रहा है या संविधान से कोई कानून हटाया जा रहा है वहाँ पर,
तो लोगों को, क्योंकि जनसंख्या ही बहुत कम है और सारे लोगों को शामिल करा जाता है कि भाई वोटिंग करवा ली जाती है हर फैसले पर, कि आप सहमत हैं या नहीं सहमत है, तो वोटिंग होती है ऐसे। लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं होता ना ऐसा, भारत में नहीं होता ना। भारत में तो बस संसद और राज्य की जो विधान परिषदें हैं, विधानसभाएं हैं, वही मिलकर संशोधन का कार्य करती हैं। ओके, ये भी एक विशेषता है, विशेषता ले लो या कुछ भी ले लो। संसद द्वारा संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं, तो ये चीज़ भी एक मैंडेटरी है कि भी संशोधन से रिलेटेड कानून तो बना सकते हैं, मतलब कुछ अधिकार भी बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है, जो हमारा संविधान है, उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक चीज़ मैंडेटरी करी गई है, तो ये भी एक विशेषता है हमारे संविधान संशोधन प्रक्रिया की। अब यहाँ आलोचना वगैरह दी हुई है, तो आलोचना में ज़्यादा कुछ नहीं। राज्य विधानसभाओं से पुष्टि के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं, कि भाई आप मतलब जो कठोर विषय हैं वो राज्यों में तो जाएंगे, राज्यों की विधानसभाओं में तो पास होने जाएंगे कि भाई इस विषय पर वो सहमत है या नहीं है, लेकिन एक टाइम लिमिट निश्चित नहीं करी गई है कि भाई जल्दी ही कितने समय के अंदर अंदर राज्यों को वापस भेजना है। वो एक इस बेसिस पर उसकी बुराई करी जाती है कि जैसे अगर कुछ वो होता है ना, एक राज्यसभा का जैसे फाइनेंशियल बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल लोकसभा और राज्यसभा में वो सिस्टम रहता है ना, लोकसभा में पास होने के बाद जो फाइनेंशियल बिल है वो राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा में एक टाइम लिमिट निश्चित करी गई है कि उनको क्या है, राज्यसभा को 14 डेज़ के अंदर वापस जल्दी भेजना होता है, या 14 डेज़ के अंदर अंदर उसे लोकसभा में वापस भेजना होता है फाइनेंशियल बिल राज्यसभा को। तो ये यहाँ पर एक टाइम लिमिट शामिल कर दी ना, क्योंकि फाइनेंशियल बिल ज़्यादा टाइम तक राज्यसभा नहीं रख सकती, तो ये एक वो चीज़ बताई गई है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं करा गया है कि भाई संशोधन प्रक्रिया में राज्य तो शामिल हैं, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई कितने समय के अंदर अंदर राज्य को वापस वो कानून भेजना है, क्योंकि कई कई फिर इसकी वजह से बहुत टाइम लग जाता है, वो कानून पास ही नहीं हो पाता कभी, है ना, कभी मतलब बहुत टाइम लग जाता है, कई सालों सरकारें निकल जाती हैं कई बार, तो है ना, सरकारें तो नहीं, मतलब कई बहुत टाइम लगता है, तो इस बेसिस पर इसकी बुराई करी जाती है। सेकंड है, मतभेद दूर करने की व्यवस्था नहीं है कि, और ये इस चीज़ पर भी इसकी बुराई करी जाती है भाई, अगर मान लिया कि भाई कुछ विवाद हो जाए, अगर आपस में ही संसदों के बीच कुछ विवाद हो जाए या सदनों के बीच हो जाए, राज्य लोकसभा राज्यसभा या इनके बीच कुछ विवाद हो जाए संशोधन से रिलेटेड, तो कौन दूर करेगा, कैसे दूर करा जाएगा उसको, और कोई ऐसी अथॉरिटी वगैरह नहीं है जो उनके विवादों को सॉल्व करे, तो इस विशेष पर इसकी बुराई करी जाती है। राज्यों के पास पहल करने की शक्ति नहीं है कि अगर अमेंडमेंट से रिलेटेड जैसे कानून कोई संशोधन करना है संविधान में, तो राज्य नहीं ला सकते उससे रिलेटेड कोई कानून, राज्य पहल नहीं कर सकते। लोकसभा मतलब केंद्र स्तर पर ही, केंद्र सरकार ही मतलब राज्यसभा लोकसभा में ही संविधान से संशोधन से संबंधित कोई भी कानून लाया जा सकता है, फिर जाके कहीं राज्यों में भी जाता है बाद में, अगर कठोर विषयों से रिलेटेड है तो, लेकिन ऐसा राज्यों को करने का कोई अधिकार नहीं कि पहले राज्य नहीं ला सकते, तो इस पर बेसिस पर भी इसकी बुराई करी जाती है, आलोचना करते हैं। जनमत संग्रह का ना होना कि मतलब लोगों की कोई वो नहीं रखते, लोगों की मत से कोई रिलेटेड है नहीं कि भाई अगर लोग चाह रहे हैं, लोग नहीं चाह रहे इस पर किसी तरीके का कानून, लेकिन फिर भी लाया जा रहा है, तो लोगों की सहमति और असहमति से कोई मतलब नहीं होता, तो इस बेसिस पर इसकी बुराई करी जाती है। ओके, और फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि अस्पष्ट, कि भाई अगर हम संशोधन तो कर रहे हैं, संशोधन प्रक्रिया अस्पष्ट है कि भाई किसको सहमति देनी है, कैसे सहमति देनी है इससे, और क्या होगा कैसे नहीं होगा, अगर कोई सहमति ना दे तो क्या होगा, तो ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, तो इस बेसिस पर इसकी बुराई करी जाती है। कठोर प्रक्रिया, और ये भी कि बहुत ज़्यादा कठोर है, इतनी कठोर है कि भाई आधे राज्य शामिल हो जाते हैं, और फिर अगर नहीं सहमत होते तो फिर क्या वो कानून ही नहीं बन सकता, तो इस तरीके से बोला जाता है कि भाई कठोर चीज़ें चलो दी हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही कठोर कर रखा है, इतना कठोर कर दिया कि भाई अगर किसी विषय से कोई कानून लाना है तो वो पास ही नहीं हो पाता कई बार, है ना, तो इस बेसिस पर इसकी बुराई करी जाती है। थर्ड ये है 7 नंबर है, संघात्मक प्रणाली के विरुद्ध, कि भाई संघात्मक का क्या मतलब है, संघात्मक जहाँ राज्य और केंद्र सरकार को बराबर शक्तियाँ दी गई, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, क्योंकि राज्यों को तो ये अधिकार नहीं है ना कि वो संशोधन से रिलेटेड कोई कानून पहले लिया है, तो इस बेसिस पर इसकी बुराई करी जाती है। अंधाधुंध संशोधन, और संशोधन
और इस बेसिस पर इसकी बुराई करी जाती है कि भी संशोधन की प्रक्रिया है, लेकिन जो वो हैं साधारण बहुमत वाले हैं या 2/3 का सिस्टम है, तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा संशोधन बेमतलब जल्दी जल्दी करे जा रहे हैं, बेमतलब के संशोधन सरकार करी जा रही है और चीज़ों मतलब बहुत ज़्यादा संशोधन, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है हमारे संविधान। इस बेसिस पर इसकी आलोचना करी जाती है। ओके, अब आगे जो है ये मेन संशोधन दिए हुए हैं। ये पहला संशोधन जैसे कि देखेंगे फर्स्ट 1951 में हुआ था। पहला संशोधन किस पर हुआ था? इस संशोधन में क्या करा गया था? सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने, पिछड़े लोगों को क्या आरक्षण देने और तकनीकी योग्यता निश्चित करने, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करने के लिए भाषण की स्वतंत्रता को सीमित करने, संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड ये विषय दिए गए थे। इन विषयों पर संशोधन किया गया था पहला, कि भाई दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध होंगे, उससे रिलेटेड नए कानून लाए गए, है ना। पहले से जो कानून था उसमें संशोधन किया गया। ओके, फर्स्ट में ऐसे ही सब करा गया था कि और भाषण देना है, उससे रिलेटेड कानून लाए गए, क्योंकि कोई भी भाषण कैसे मतलब अपने भाषण में कुछ गलत शब्द नहीं यूज़ करने, गलत नहीं बोलना, है ना, अपशब्द यूज़ नहीं करने देश के रिगार्डिंग या लोगों के लिए, तो उससे रिलेटेड कानून लाए गए थे। इसमें फर्स्ट संशोधन जो करा गया था संविधान में। दूसरा में करा गया था कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं, लोग हैं, वो समान होंगे या कैसे होंगे, उससे रिलेटेड कानून लाया गया। तो यही सब है, अगर आप ये दो देख सकते हैं। अब इसमें हमें जो मेन हो गई 42, तो इसमें सारे यही दिए हुए हैं, स्टार्टिंग से सारे संशोधन दिए हुए हैं, लेकिन बहुत मेन हम जो ज़्यादातर वैसे भी चीज़ें हो जाती हैं वो हम देख लेंगे। 42 वाला और 44 वाला देखेंगे, और फिर हमारा ये चैप्टर भी फिर ज़्यादा नहीं करना है ना इसका, बस मेन चीज़ें करते हैं। जो देखो जो हमें समझना था वो स्टार्टिंग में समझ लिया, वो बहुत मेन होता है कि हमें प्रक्रिया थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि भाई संशोधन कैसे होते हैं, है ना। और बहुत मेन जो चीज़ें हैं वो देख लेंगे कि फर्स्ट में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई किससे रिलेटेड चीज़ें आई थी, और फिर ये पूछे जाते हैं ज़्यादा, अगर वैसे भी बात करें, और हमें थोड़ा पता भी होना चाहिए। ठीक है, ये डिटेल में हम अब नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे ये वाला और 44 वाला, तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और कमेंट कर हमें बता सकते हैं आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।